ऐसे तो जीपीआर सर्वे में हज़ारों मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं टॉप 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा जो हम लोग जनरली करते हैं जब जीपीएफ सर्वे करने जाते हैं। और ये वीडियो सिर्फ़ बिगिनर्स के लिए है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोगों को समझने के लिए आसानी होगा। ओके। सो फर्स्ट जो हम लोग मिस्टेक करते हैं दैट इज़ इग्नोरिंग साइट कंडीशंस। सो बिफोर डिस्कसिंग, so epsilon r is the dielectric constant. Okay, and sigma is conductivity. ये दोनों याद रखना। ठीक है। सो पहला जो हम लोग कंडीशन इग्नोर करते हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ द वाटर सेचुरेशन। आप लोगों को मालूम होगा कि वाटर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर है, इट्स नियर अबाउट 80 और इट्स अबाउट 80। ओके। एंड ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका इतना हाई है, इसकी वजह से क्या होता है, किसी की चीज अगर किसी भी मटेरियल के साथ अगर वाटर जुड़ जाता है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल इंक्रीज कर देता है। ठीक है। मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, ड्राई सैंड। सो ड्राई सैंड का जनरल जो एप्सिलॉन आर है उसका रेंज है 3 to 6। 3 to 6 आप लोगों को मालूम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये एक रेशियो होता है। ठीक है। सो फ्रॉम 3 to 6 इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेंज होता है। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं ओर्सन का देख लूं तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 10 to 30 डिपेंडिंग ऑन द वाटर सेचुरेशन टाइप। सो आई एम राइटिंग एज वाटर सेचुरेशन WS। सो डिपेंडिंग ऑन द वाटर सेचुरेशन परसेंटेज ओएसएन का जो रेंज होता है वो 10 to 30। और इससे क्या होगा, मतलब एप्सिलॉन आर अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा जीपीआर सर्वे में। सो एप्सिलॉन आर इंक्रीज होने में व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जो एटीन्यूएशन होता है, सॉरी, जो एटीन्यूएशन होता है वो बढ़ जाता है। एटीन्यूएशन ऑफ जीपीआर सिग्नल। अगर जीपीआर सिग्नल का एटीन्यूएशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो अगर ये मान लो कि जो टॉप लेयर में है वेट्स हैं, अगर एटीन्यूएशन बढ़ गया और जीपीआर सिग्नल का, तो वो सिग्नल नीचे नहीं जाएगा, नीचे का मैपिंग हो नहीं पाएगा। ओके। सो ये सिग्नल यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ कि, और इन इन लेमेन्स टर्म हम लोग क्या कैसे बोलते हैं कि ये मटेरियल सिग्नल को खा गया। सो यहाँ पे पूरा खा जाएगा सिग्नल को, हम लोगों को डेप्थ वाला इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं। ये एक प्रॉब्लम है जो वाटर सेचुरेशन टाइप आपको पहले जानना होगा। और अनदर थिंग कि कौन सी वाटर सेचुरेशन हो रहा है वो भी जानना है। ओके। सो मान लो कि आप लोग सर्वे कर रहे हो सी साइड में। इफ यू आर सर्वेइंग ऑन ए बीच, ऑन ए सी बीच, so there is a chance of having, suppose there is a chance, I don't know, of having salt water इन योर स्टडी एरिया और आपको सर्वे करना है। ओके। तो आप वहां पे क्या सर्वे कर पाएंगे? इससे क्या होगा, अगर सॉल्ट वाटर रहता है और सॉल्ट वाटर से जो टॉप लेयर है वो सेचुरेटेड विद द सॉल्ट वाटर, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे सी एप्सिलॉन आर तो इंक्रीज हो ही गया, साथ ही साथ सिग्मा इंक्रीज हो गया। इफ कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ओके, सो व्हाट विल हैपन, कंडक्टिविटी इंक्रीज होने से वो सिग्नल को खा जाएगा अगेन, मोर एटीन्यूएशन विल हैपन। तो अगर ये सॉल्ट वाटर से पूरा लेयर सेचुरेटेड रहता है, कोई भी परसेंटेज रहे, तो आपको वहां पे सर्वे नहीं करना है। ये चीज आप मतलब घर में सोच के या कहीं पे आप जब फ्री सर्वर प्लानिंग करते हैं उसमें ये इंक्लूड करना है। मैं भी बहुत बार गलती किया हूँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब ये होता है नहीं जाना है। आप अगर बीच में सर्वे भी करेंगे तो आपको नॉइज दिखेगा। कैसे नॉइज दिखेगा? ऐसे, यू विल बी हैविंग रिंगिंग। ओके, रिंगिंग वाला नॉइज आएगा जो कि अपना सिग्नल नहीं है, जो जीपीआर का सिग्नल नहीं है। अगर यहाँ पे कोई लेमिनेटेड लेयर भी रहा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है, फिर बाद में आपको लेकिन नॉइज दिख जाएगा कि रिंगिंग हो रहा है। सो अगर वाटर टाइप सॉल्ट वाटर है तब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ओके। एक थंब रूल है वाटर के लिए। सो इफ आई टॉक
वाटर के लिए एक थंब रूल है ये। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट वाटर। ओके, सो वाटर के लिए ये थंब रूल है कि वाटर अगर जमीन के अंदर रहा, ठीक है, ये जमीन, दिस इज ग्राउंड लेवल, अगर वाटर जमीन के अंदर है तो ठीक है, अगर वाटर टॉप लेवल पे है देन जीपीआर ओन टू वर्क। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीपीआर को कहीं पे भी ले जाओ क्योंकि महंगा इंस्ट्रूमेंट है और ये काम कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर टॉप लेवल पे वाटर रहा और वाटर सेचुरेशन ज्यादा रहा देन यू विल नॉट बी गोइंग फॉर जीपीआर। सो एक थंब रूल है, वाटर लेवल ऊपर है तो ठीक है, वाटर लेवल, सॉरी, वाटर लेवल ऊपर है तो गलत है, वाटर लेवल ठीक है और वाटर लेवल जमीन के अंदर है तो ठीक है। सो एक थंब रूल है, अगर वाटर का सेचुरेशन ऊपर है, ऊपर की लेयर में है तो सर्वे करने नहीं जाना है। अगर वाटर के जो सेचुरेशन लेयर है और वाटर सेचुरेटेड लेयर है और एक्वीफर है जमीन के अंदर कुछ डेप्थ में, ऐसे कंडीशन में तब आप सर्वे कर सकते हैं। सॉरी, रिपीट। वाटर, तो एक थंब रूल है, वाटर अगर जमीन के नीचे रहता है तो सही है, लेकिन वाटर अगर जमीन के, सॉरी, एक थंब रूल है, वाटर अगर सब सरफेस में कुछ डेप्थ में रहा तो वो ठीक है जीपीएस सर्वे के लिए, ये बहुत ही गुड कंडीशन है। अगर वाटर जमीन के ऊपर रहा और टॉप लेयर में रहा तो आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करना है। आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा डेप्थ तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन हम लोग इग्नोर करते हैं दैट इज द ग्रेन टाइप of the soil or the soil condition, soil grain size। इसमें क्या होता है, जीपीआर works well, remember this, जीपीआर system works well in coarse grained sediment। तो आपको अगर कोई फाइनल ग्रेन सेडिमेंट में सर्वे करना है तो अब मान लीजिए कि आपका सिग्नल का एट्यूनेशन ज्यादा होगा, सो ट्राई टू अवॉइड फाइन ग्रेन। अगर करना ही होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ओके, मतलब उतना अच्छा सिग्नल नहीं आएगा, हो जाएगा, मतलब इफ यू आर यूजिंग ए 200 मेगाहर्ट्ज जीपीआर एंटेना यू कैन सर्वे विद द फाइन इन द फाइन ग्रेन कंडीशन, फाइन ग्रेन ड्राई कंडीशन, ओके। बट अगर कोर्स ग्रेन मिला कहीं पे दैट्स गुड फॉर जीपीआर, दैट इज गुड, okay, so it works well in the coarse grained sediment or not in the fine grained sediment or soil type or the rock type, let's say rock type, which rock it will work better if you go for igneous rock, okay, then the sedimentary rock it will go better, so more compacted rock type के लिए आप क्या देखेंगे, जो more compacted है, less weathered, सॉरी एक एस ज्यादा हो गया, लेस वेदर्ड, ओके, उसी कंडीशन में जीपीआर ज्यादा काम करता है, ओके। अगर ज्यादा वेदर रहा, कॉम्पिटेड नहीं रहा तो देयर इज ए चांस ऑफ हैविंग एआर इन बिटवीन, ओके। अगर फ्रैक्चर्ड रहा, फ्रैक्चर्ड रॉक में एआर रह सकता है, उसकी वजह से आपको जीपीआर सिग्नल में और जो आपको सिग्नल रिसीव होगा वो सही नहीं रहेगा। सो ये सारे साइड कंडीशन आपको याद रखना चाहिए। उसके साथ ये तो हो गया सॉइल टाइप, सॉइल कंडीशन, मटेरियल कंडीशन। उसके साथ आपको जो याद में रखना होगा दैट इज, that is the third point in this, under this, the third sub point under this point is you have to consider the weather. So what is the best weather in India for survey? That is winter or summer. Which water you will be, which weather you will be avoiding? That is, कौन सा weather avoid करना है? That is your monsoon। अगर बारिश हुआ और आपका, जाहिर सी बात है कि वो जो टॉप लेयर है वो वाटर सेचुरेटेड रहेगा, उसकी वजह से आपका सल्फर नहीं हो पाएगा, ठीक है।
उसके वजह से आपका सर्वे में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है? 4th पॉइंट जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, बिफोर गोइंग देयर चेक कि आस-पास कोई हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल लाइन है कि नहीं। ये लोग ये आपको लग सकता है कि ये तो नॉर्मल कंडीशन है, इसको क्यों पॉइंट में इंक्लूड किया, बट ये जो पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। You know that GPR is just electromagnetic signal. So when there is a high tension electrical line, what will happen? It will interfere with your system. इक्विपमेंट के साथ वो क्या होगा ना, जो रिसीव सिग्नल होगा वो सही नहीं होगा। ये जो हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल लाइन होगा वो उसको ओवर पावर कर जाएगा, तो आपको कुछ सिग्नल नहीं मिलेगा। सो व्हेन साइड में अगर इलेक्ट्रिकल लाइन है, हाँ, जीपीआर का महंगा, जीपीआर जो सिस्टम आता है वो महंगा है, बट ये हाँ, कुछ लिमिटेशन होता है, हर इक्विपमेंट का होता है, ठीक है? सो इलेक्ट्रिकल लाइन के टाइम पे अगर इलेक्ट्रिकल लाइन रहा वहां पे, सो यू शुड नॉट बी सर्वेंट। ओके, ये हो गया। दिस इज ऑल योर कम्स अंडर द साइड कंडीशन। ये मिस्टेक हम लोग करते हैं, ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट इज इनसफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। एक थोड़ा कॉमन सेंस वाला बात है, लेकिन ये पॉइंट को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। पहले पहला जो मिस्टेक करते हैं कि हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। वी डोंट डू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हम लोगों को वो लगता है कि अभी तो मैं याद है, अभी मतलब तुम जाओगे उसको इंटरप्रेट करोगे हो जाएगा, और जब तुम और मुझे याद है कौन सा लाइन कहाँ पे लिया। तो ये चीज बहुत ही गलत होता है कि आप वहां पर जब रूम पे मतलब लौट के जाओगे फील्ड सर्वे के बाद, आपको कुछ नहीं याद रहने वाला है कि कौन सा लाइन कहाँ पे लिया था। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है? सो एक होता है कि जीपीएस जो होता है, मैं पहले जीपीएस की बात करता हूँ, उसके बाद कैसे रिकॉर्ड कीप करना है मैं बता रहा हूँ। सो जो जीपीएस होता है उसको अच्छे से कैलिब्रेट करो। अगर जीपीएस तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट के साथ आया तो ठीक है। अगर जीपीएस इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं आया तो एक हैंड हेल्ड जीपीएस भी ले सकते हो। हैंड हेल्ड जीपीएस, ओके, एंड हैंड हेल्ड जीपीएस लेके भी आप सर्वे कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, ठीक है? तो आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे? हर प्रोफाइल का एक एक नाम दे दो, ठीक है? जैसे कि मान लो कि मैं दिस इज द रिवर, ओके, ये रिवर है, कोई भी रिवर है, ऐसे 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 फ्लो हो रहा है, और यू आर सर्वेइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ओके। सो रिवर का पैरेलल जो लाइन है, ऑलमोस्ट पैरेलल नहीं भी हो सकता है, आपको समझना चाहिए। सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ओके, एंड रिवर का पैरेलल जो लाइन है उसको आप बोल दो कि इन लाइन, ओके। सपोज मान लो कि आप सर्वे कर रहे हैं मुंबई में, ओके, सो यू राइटिंग MBI1, MBI2 और MBI3, सपोज यहाँ पे MBI3 से नाम दे दिया, ओके। और आप मान लो कि आप क्रॉस लाइन ले रहे हो, सो फ्रॉम दिस टू दिस साइड, ओके। सो आपका इस साइड हो गया ईस्ट, इस साइड हो गया वेस्ट, ओके। सो ईस्ट टू वेस्ट आप जब जा रहे हो तो आप नाम दे दो एक्स देके, ठीक है। MBX1, नेक्स्ट हो जाएगा MBX2 मुंबई में, कोई भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। और एक सीट बना लो यहाँ पे, जिसके पहले पेज थोड़ा खाली रखना, क्योंकि उसमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है। एक राफ डायग्राम ड्रॉ करो, एक राफ डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। कोई भी राफ डायग्राम चलेगा, एंड उसी राफ डायग्राम में आप इसको ड्रॉ करके जैसे आपको समझ में आया कि किस साइड से लिया था। अगर यहाँ पे कोई लैंडमार्क है, मान लो कोई होटल का गेट है या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है, सपोज यहाँ पे एक कालभाट है, सो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके लिख दो कि कालभाट है, तो आपको याद रहेगा कौन सा कालभाट है। मान लो कि मुंबई के कोई भी एक जगह का नाम मान लो, उसी जगह का कालभाट है, मान लो कि खाड़गढ़ का कालभाट है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। तो खड़गड़ कालभाट से आप इधर से इधर गए, ठीक है, और इधर से खलगड़ कालभाट की तरफ है। सो एक आप लिखेंगे ओरिएंटेशन,
एक आपका प्रोफाइल का नाम रहेगा सबसे पहले। ओरिएंटेशन कैसा है? पहला प्रोफाइल अगर MB X1 MB I1 देता हूं तो उसका ओरिएंटेशन है साउथ टू नॉर्थ। फिर यू विल बी राइटिंग जीपीएस लोकेशन, जीपीएस लोकेशन ऑफ द स्टार्ट पॉइंट। ये आपको क्या करना है, एंड जीपीएस लोकेशन ऑफ द एंड पॉइंट। अगर आपके साथ इंस्ट्रूमेंट, आपके साथ नहीं, इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर जीपीएस अगर साथ में रहता है, अगर साथ में आता है इक्विपमेंट के साथ, तो ठीक है, वो ले लेगा रिकॉर्डिंग। बट ये स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट अगर आपके पास हैंडल जीपीएस है, जार्मिन का, वो सस्ते में आ जाता है 10-15 हजार में, 10-15 हजार रुपये में आ जाएगा, तो उसको लेके उसका लेट लॉन्ग, इसका और एंड पॉइंट का लेट लॉन्ग लिख लो, बाद में बहुत काम आने वाला है। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे जीपीआर डेटा देखा, वो लोग कैसे कलेक्ट करते हैं और फिर बाद में मालूम नहीं रहता है। और जो पहला पन्ना रहेगा, इस डॉक्यूमेंटेशन के दो पन्ना रहेगा, एक तो एक टेबल रहेगा और एक में खाली पन्ना रहेगा। उसमें यू हैव टू राइट द साइट कंडीशन, यू हैव टू राइट the weather, okay, or you have to write temperature if possible, you have to write humidity if possible, you have to include any permanent structure near that, ओके। सो कोई भी एक फेमस होटल मान लो है वहां पे, तो बोल देना कि इस होटल के इस बाजू में मैं सर्वे कर रहा था, ठीक है। ये बाद में बहुत काम आने वाला है। और स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट लिख लो। बाद में अगर जीपीएस डेटा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो क्योंकि सर्वे एक ही बार होगा, उस प्रोफाइल आप एक ही बार ले सकेंगे। दूसरे बार जाना, अब मान लीजिए आपका घर कोलकाता में है, आप आ रहे हैं मुंबई में सर्वे करने, तो आपको आना जाना में दिक्कत होगा। तो एक बार सर्वे करके और ये तो मान के चलो कि एक बार सर्वे करने के बाद 1-2 महीने बाद आप उसका इंटरप्रिटेशन करोगे, या 1 महीने बाद इंटरप्रिटेशन करोगे। सो इससे बेहतर कि जितने सारे इंफॉर्मेशन है उसको लिख लो। एंड अनदर थिंग, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मैंने बताया हूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट का जो फिजिकल लोकेशन होता है, मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ पे कुछ, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक कालवाट है, so you will be writing that this ending point is 10 meter from the culvert और this flank of the culvert, और कोई भी एक लैंडमार्क हो, तो वही लैंडमार्क से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 5 मीटर दूरी में है। ये फिजिकली लिख के रखोगे ना, तो यू कैन लेटर, यू कैन, अगर कुछ निकलता है एनामोलीज, कुछ भी होता है जो आप सर्वे कर रहे हैं जिसके लिए, वो अगर बाद में निकलता है तो वो बहुत ही काम आने वाला है। अनदर वन इज योर रिमार्क्स। रिमार्क्स इज मस्ट, मतलब कैसे सर्वे किया, क्या कंडीशन था, क्या नहीं था, उस जगह का कंडीशन क्या था, ओके। ये हो गया एक तरफ का डॉक्यूमेंटेशन जो आप बनाएंगे, टेक्स्ट। अनदर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज योर, जो हम लोग नहीं करते हैं, दैट इज फील्ड फोटोग्राफ्स, ओके। आप लोग सोचेंगे कि इसमें क्या है, मतलब कैमरा लेके फोटोग्राफ, लेकिन जब आप इंटरप्रेट करोगे, लेट मी क्लियर ऑन दिस, जब आप इंटरप्रेट करोगे उस जगह का, ओके, तब आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद याद नहीं रहेगा। सो आप कैसे मालूम चलेगा उस जगह का? अगर आप देखोगे कि कैसे सर्वे कर रहे हैं, तो उसको उसको उसका एक फोटोग्राफ ले लो, और जो फोटो का नंबर आता है .jpg, ओके, मान लो कि DSCN0001 JPG, और उसको, वो जो सीट बनाए हैं इसमें प्रोफाइल नेम पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, उसी सीट के एक जगह पे लिख लो, यहाँ पे फोटोग्राफ, फोटो का जो नंबर है वहां पे लिख लो। प्रोफाइल जो ले रहे हो तुम, उसकी फोटो खींचा। प्रोफाइल ले रहे हो कैसे, मतलब यू प्लांटेड ए रोप और समथिंग, ओके, तो रोप के ऊपर से जब ले रहे हो उसका एक फोटो ले लो, ओके। सो मान लो कि तुम्हारे टीम में 3 लोग हैं, 3 people आर इन योर टीम, एंड उसमें एक तो कंट्रोल यूनिट पकड़ेगा, दूसरा एंटेना को खींचेगा, ओके, एंड तीसरा को फोटोग्राफ्स में लगा दो। तो ऐसे करके आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसको भी मिस नहीं करना है, इसको देख के भी बहुत बार इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे चेंजेस हो सके हैं।
ओके। और जितना डेटा जैसे भी रहे वो सही रहेगा। अगर ड्रोन शॉट ले सकते हो तो और भी अच्छा है। और अगर तुम जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का भी यूज कर सकते हो बिफोर गोइंग टू द फील्ड और आफ्टर कमिंग फ्रॉम द फील्ड, और पूरे सिस्टम को आप इनकॉर्पोरेट करते हो इंटरप्रिटेशन में, तो अभी बहुत अच्छा रहेगा तब भी। ओके। और जो पॉइंट है हम लोग जो करते हैं, दैट इज विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रूटिनी ऑफ द इक्विपमेंट एंड द स्टडी एरिया। ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि हम लोग विदाउट चेकिंग और विदाउट प्रॉपर कैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट हम लोग फील्ड में चले जाते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको इंस्ट्रूमेंट को चेक करना चाहिए, चाहे जितना भी कम टाइम रहे, हर कंडीशन में चेक करना चाहिए कि वहां पे काम हुआ है कि नहीं। मेरे साथ भी एक दो बार हो चुका है कि मैं पहुंच गया फील्ड में और बाद में मालूम चलेगा कि इंस्ट्रूमेंट का कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है और मैं इंस्ट्रूमेंट चला नहीं पाया। कभी ऐसा भी हो सकता है। तो विदाउट चेकिंग मीन्स क्या करोगे, आप से एक सेटअप करोगे। बहुत सारे सेटअप का भी मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या पैरामीटर सेटअप करना होता है। ओके। सो वो सेटअप करके आप एक जगह पे सर्वे करोगे। आप अगर किसी कैंपस में रहते हो, उसी कैंपस में सर्वे करके देखो कि वो आ रहा है नहीं, कि वो एक नोन जगह पे सर्वे करके देखो। मान लो कि कहीं पे कोई पाइप से अंडरग्राउंड और आपको दिख रहा है उसका डेप्थ, तो उसको सर्वे करके देखो। तो इससे आप आपको जब ये देखेंगे एंड विदाउट चेकिंग आप फील्ड में नहीं पहुंचेंगे, तो आपका वो सही रहेगा। सेकेंड है कि हम लोग कहीं पे भी स्टडी करने पहुंच जाते हैं। हम लोग बोला कि भाई यहाँ पे सर्वे करना है, पहुंच गए। उससे बहुत ही गड़बड़ हो सकता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको पहले स्टडी एरिया के बारे में आप जानिए। कैसे जानेंगे, कोई फोटोग्राफ्स होगा। ओके। कोई पेपर पब्लिश्ड होगा। मोस्टली जीपीआर सर्वे कहाँ जहाँ पे होता है, जीपीआर सर्वे वो जनरली मार्जिन एरिया होता है। ओके। सो आपको कुछ तो मिलने वाला है नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस। सो आप उस जगह का फोटो देखिए, उस जगह का इन्वेस्टिगेट कीजिए कि कोई है तो उससे पूछिए। ओके। अब जाके मालूम चला कि वो जगह पे आपको सही से जो कंट्रैक्ट होता है जीपीआर का बॉटम, मान लो कि 200 मेगाहर्ट्ज एंटेना यूज कर रहा है, और ग्राउंड का जो कंट्रैक्ट होता है वो सही रहना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लो कि बीच पे, सी बीच पे आप खींच रहे हो जीपीआर एंटेना, लेकिन अगर ये बॉटम और ये कॉन्टैक्ट सही नहीं रहा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। अगर करना है तो आपको जाना है, बट आपको देखना पड़ेगा कुछ जगह पे जीपीआर एप्लीकेबल होता है, जीपीआर का कुछ लिमिटेशन है। ऐसे हर जगह जीपीआर काम नहीं करता। ओके। सो दैट थिंग यू शुड कंसीडर फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द फील्ड। बोनस पॉइंट पे मैं एक वेरी कॉमन सी बात लिखा हूं कि इसके बारे में मैं काफी बाद में डिस्कस करूंगा कि कौन सा डेटा कलेक्ट करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा एंटीना यूज करना है। ओके। कौन सा व्हाट शुड बी द ग्रिड स्पेसिंग। ओके। एंड you have to find out the right density which is essential to optimize your survey grid for better result। ये पॉइंट को याद रखना कि कौन सी ग्रिड में आप सर्वे करेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो ऑब्वियसली जो मान लो ये आपका एनोमली का साइज है तो आप ये स्पेसिंग ले सकते हो। अगर ये आपका एनोमली का साइज है तो आप ऐसा स्पेसिंग लेंगे तो आपको एनोमली नहीं दिखेगा सही से। ऐसे अगर ग्रिड स्पेसिंग आपने रख लिया तो आपको नहीं हो पाएगा। सो और उसके साथ आपका जो फैक्टर होता है ये डेंसिटी का, वो टाइम आपको एक एक हफ्ते में करना होगा, आपको 4 दिन में काम करना होगा, तो उसके हिसाब से और आपका क्या स्पीड है उसके हिसाब से आपको वो ग्रिड डेंसिटी डिसाइड करना होगा। मैं कभी कभी 1 मीटर रखता था, और किसी जगह मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं 0.5 मीटर भी रखता था। और ट्राई कि आप 3D ग्रिड लो। ठीक है। भले आप 2D में सर्वे कर रहे हो, डू नॉट set your equipment in 3D surveying, but take 2D profiles individually, later you will be merging। वो हो जाता है सॉफ्टवेयर में। तो better you take 0.5 meter grid spacing if you are investigating any geological
आर्टिफैक्ट्स और जियोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है? और जो यूटिलिटी सर्वे करते हैं उन लोगों को तो एक रेडीमेड सीट मिलता है ऐसे टाइप का, ओके? उसको रख के उसके ऊपर वो सर्वे करते हैं उसी लाइन पे, जो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है? So these are the point you should consider when you are going to the survey. जीपीआर सर्वे में ये सब मिस्टेक्स नहीं करना है, नहीं तो आपका इंटरप्रिटेशन में गलत हो जा सकता है। थैंक यू।